हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और आज ये इस टॉपिक का हमारा ये लास्ट क्लास है। व्हाट मेक्स एन एलिमेंट रेडियो एक्टिव। अब जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आखिर कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं। इससे पहले वाले जो हमारे वीडियोस थे उसमें हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि टेबल में कौन से वाले एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव है और कौन से वाले एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं, वो अपने में से स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस और पार्टिकल्स एमिट क्यों करते हैं। देर आर 3 काइंड ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड एन एटम। किसी भी परमाणु के अंदर जो बेसिक हैं वो 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। द न्यूक्लियस कंटेन्स अबव मेंशन 2 पार्टिकल्स, दैट इज द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। और जो नाभिक होता है किसी भी परमाणु का, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स होते हैं। द रीजन बियॉन्ड द न्यूक्लियस कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स दैट बैलेंस आउट द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स। और हमें ये भी पता है कि जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। तो अगर उस पर पॉजिटिव पार्टिकल है तो इसका मतलब उसको उदासीन करने के लिए निगेटिव पार्टिकल्स भी होंगे, और वो जो निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। The number of protons is equal to number of neutrons and that's why the atomic weight is twice the atomic number। और ज़्यादातर क्या होता है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जो एटॉमिक वेट होता है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है। सिंस लाइक charges repel each other, which results a force that tries to push the electrons and the protons apart. If the ratio of protons to the neutrons is not within the certain limits, then the proton cannot be held firmly together, which leads to the formation of unstable nucleus, making the isotopes of some elements radioactive। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो है, अनुपात है, वो अगर एक लिमिट में नहीं होगा तो न्यूक्लियर फोर्सेस या नाभिकीय बल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे कि वो प्रोटॉन्स को, जो पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं, उनको आपस में एक बहुत छोटे से जगह पे, न्यूक्लियस का डायमीटर अपने पढ़ा था 10⁻⁻14 to -15 मीटर का होता है, उस उतने छोटे से एरिया में वो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स को बाइंड करके उनको जोड़ करके रख सके। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग हो। अगर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो नाभिक अस्थायी हो जाएगा, और स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वो अपने में से अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को उत्सर्जित करेगा और फिर एक स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तब बनते हैं जबकि नाभिक अस्थायी होता है। For example, carbon, the element found in all living things has a chemical symbol C। कार्बन का केमिकल सिंबल C होता है। द नॉर्मल फॉर्म हैज़ एन एटमिक वेट ऑफ 12, और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12 यूनिट्स होता है। इट इज़ रिटन एज कार्बन 12, बट द रेडियो एक्टिव वर्जन हैज़ 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, सो द सिंबल इज कार्बन 14। अब कार्बन 12 है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो सही है, विद इन द लिमिट्स है, लेकिन जब वो कार्बन 14 बनाता है तो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स उसमें जुड़ जाते हैं, और इन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाता है, नाभिक अस्थायी हो जाता है। और अस्थायी नाभिक होते ही वो क्या करेगा, अपने में से अल्फा, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशंस या गामा विकिरण को उत्सर्जित करेगा, और इसलिए वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसमें हम पिछले वाले अपने क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन इसका कुछ पार्ट रह गया था, स्पेशली जो मेडिकल फील्ड वाला है। वो बहुत सारे एग्जाम्स में रेडियो आइसोटोप्स के नाम आपसे पूछे जाएंगे, जहाँ भी जनरल केमिस्ट्री का या जनरल साइंस का पेपर होगा। तो ये एक बार अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। We could not do without radioactive materials in today's world, even if we wanted to। We rely on these radioactive elements every day to make us healthier, to help us supply necessities like food and electricity, keep us safer, help us to protect our environment, add fun and our lives, and help us learn more about our world। तो पिछले वाले में अपन ने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के क्या क्या यूजेस होते हैं।
Radioisotopes are found in a large number of applications. Some of them are as follows: medical diagnosis, generate electricity, synthesis of new elements जिसको अपन ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, preservation of food and smoke detectors. अब ये जो मेडिसिन्स वाला पार्ट है ये अपना थोड़ा सा पिछली बार रह गया था, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं. देयर आर अबाउट 20 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड इन मेडिसिन्स. ईच आइसोटोप हैज़ इट्स ओन यूज इन दिस फील्ड. ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीएससी के एग्ज़ाम में भी, और उसके साथ साथ जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आगे जो फाइट करेंगे उन सब के लिए. क्रोमियम 51, इसकी हाफ लाइफ होती है 28 डेज़ की. इट इज़ यूज टू लेबल रेड ब्लड सेल्स एंड क्वान्टिफाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोटीन लॉस. तो क्रोमियम 51 को हम यूज़ किसके लिए करते हैं? रेड ब्लड सेल्स को क्वान्टिफाई करने के लिए. एरेबियम 169, जिसकी हाफ लाइफ पीरियड होती है 9.4 डेज़, यूज फॉर रिलीविंग आर्थराइटिस पेन इन जॉइंट्स. आयोडीन 125, जिसकी हाफ लाइफ होती है 60 डेज़, यूज्ड इन कैंसर, filtration rate of kidneys and diagnose the deep vein thrombosis in the leg. It is also widely used in radioimmunology. तो आयोडीन 125 को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? कैंसर के लिए थेरेपीज़ में यूज़ करते हैं, किडनीज़ की फिल्ट्रेशन रेट निकालने के लिए करते हैं, और जो लेग्स के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है जिसमें वेन्स रुक जाती हैं, इन सब के डायग्नोसिस के लिए हम आयोडीन 125 को यूज़ करते हैं. आयोडीन 131, जिसकी हाफ लाइफ 8 डेज़ है, वाइडली यूज्ड इन ट्रीटिंग थायराइड कैंसर. इट इज़ ऑल्सो डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मल लीवर फंक्शन, किडनी के ब्लड फ्लो, यूरिनरी ट्रैक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हम आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं. इरिडियम 192, जिसका हाफ लाइफ पीरियड 74 डेज़ होता है, सप्लाइड इन वायर फॉर्म फॉर यूज़ है इंटरनल रेडियोथेरेपी सोर्स फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट. सोडियम 24, जिसकी हाफ लाइफ होती है सिर्फ 15 घंटे, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर द स्टडीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विद इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो विद्युत अपघटय होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए, उनकी स्टडी के लिए हम सोडियम 24 को यूज़ करते हैं. ये आपके MCQs जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछे जाते हैं. जिनॉन 133, जिसकी हाफ लाइफ 5 डेज़ है, ये यूज़ की जाती है पल्मोनरी वेंटिलेशन स्टडीज़ के लिए. फास्फोरस 32, इसकी हाफ लाइफ है 14 डेज़, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस रेड ब्लड सेल्स. ये बीटा एमिटर होता है. इसी तरीके से एक्सरेज का तो आपको पता है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स का हम एक्सरे लेते हैं जिससे हमें बोन्स और स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है. अब हालांकि इतने सारे यूजेस हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के, लेकिन फिर भी इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. The form of energy that are released from these elements in radiation therapy is often administered by machine. The machine aims those radiation at the cancer. Radioactive substances can also be kept inside the body of the person. These type of treatments can cause many side effects. अब जब हम इनको मशीन्स के थ्रू यूज़ करते हैं तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी पड़ते हैं. इससे हेयर लॉस हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, निगलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, और जो यूरिनरी और ब्लैडर है उनमें भी चेंजेस आ सकते हैं. जब ये थेरेपीज़ दी जाती है तो ये इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में देखने पड़ते हैं. अब है हाइड्रोजन प्रोटॉन फ्यूज़न. लाइक इलेक्ट्रिकल चार्जेस रिपेल टू द प्रोटॉन इन ए गैस, अवॉइड कोलिजन्स. अब हम कह रहे हैं फ्यूज़न, जो अपन ने पिछली बार पढ़ा था संलयन, उसका कुछ पार्ट अपन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. जब फ्यूज़न होता है तो दो हाइड्रोजन एक साथ संलयित होते हैं. अब दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे, कोलिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. तो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे. However, as a gas temperature goes up, the average speed of the particle goes up and the protons get closer before repelling one another. If the protons get very close, the short range nuclear force fuses them together. अब हम ये बता रहे हैं कि फ्यूज़न या संलयन किस तरीके से होता है. अगर टेम्परेचर गैस का बढ़ाया जाए, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, तापमान अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो गया? उसका औसत वेग बढ़ेगा
और जब वेग बढ़ेगा तो ये एक दूसरे के पास में आएंगे, एक दूसरे के बहुत क्लोज जब आ जाएंगे तो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो इनको फ्यूज़ कर देंगी, संलयित कर देंगी। देन एंटी मैटर, व्हेन टू प्रोटॉन्स फ्यूज almost immediately one turns into neutron by emitting a positively charged electron which is known as positron। अब जैसे ही दो प्रोटॉन एक साथ फ्यूज होंगे, एक इमीडिएटली न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा, साथ में क्या निकलेगा? पॉजिट्रॉन। दिस पॉजिट्रॉन इज एंटी मैटर व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद इट्स मैटर पार्टनर दैट इज इलेक्ट्रॉन, इट एनहिलिएट्स इंटायरली इनटू एनर्जी। न्यूट्रिनो क्या होता है? दिस इज चार्जलेस परहैप्स मासलेस पार्टिकल विच हैज़ ए tiny cross section of interaction with other type of matter and mean free path is lived in 5 light years। Neutrons were first postulated in 1932 to account for the missing angular momentum and energy in the beta decay reactions। अब न्यूट्रॉन्स को सबसे पहले पोस्टुलेट किया गया था 1932 में, और इसका पता हमें कब चला था? जबकि हमने बीटा डिके में जो कुछ एंगुलर मोमेंटम था तो हमारा वो मिसिंग हो गया था, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने एक नए पार्टिकल की पोस्टुलेट की थी, परिकल्पना की थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी हम क्या करते हैं? चार्ज और मोमेंटम बैलेंस करते हैं। ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल दिखाया है, देखिए, वन प्रोटॉन एंड वन प्रोटॉन, ये फ्यूज़न हुआ है, इसमें बीटा पार्टिकल्स बाहर निकले हैं। ये वाला जो ग्रीन दिखाया है ये न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रिनो एंड बीटा पॉजिट दैट इज पॉजिट्रॉन। और यहाँ ये जो रेडिएशंस निकल रही है, विकिरण निकल रही है, वो कौन सी है? गामा रेज। तो ये पूरा प्रोसेस इस सब से हो करके और फिर यहाँ पर हमारा पूरा फ्यूज़न हो जाए। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार इज फ्यूज़न रिएक्शन। अब जो स्टार्स के अंदर, तारों के अंदर जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो वास्तव में किसकी वजह से होती है? इस सनलैंड की वजह से होती है। आवर सन शेयर्स द प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूजन साइकिल द स्मॉलेस्ट नोन स्टार्स, लार्जेस्ट स्टार्स नोन टू बर्न विथ डिफरेंट साइकिल सच एज द कार्बन साइकिल। और जो हमारा सूरज है, हमारा जो सन है, उसमें जो एनर्जी है वो प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूजन साइकिल से होती है, जो अभी अपन ने पढ़ा है। जो लार्जेस्ट स्टार्स हैं, जो उससे भी बड़े तारे हैं, उनमें और भी कई तरीके के साइकिल्स होते हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रेडिएशन मेजरमेंट्स, कि ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलती हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से, उसको हम नापते कैसे हैं, उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं। ऑल द मेथड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी आर बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, बिकॉज इंटरेक्शन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ आयंस एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जो भी हमारे डिटेक्शन के मेथड हैं, उन मेथड में मेन क्या होती है? अंतर क्रिया होती है, और इस अंतर क्रिया के द्वारा आयंस बनते हैं और एनर्जी या ऊर्जा उत्सर्जित होती है। डिटेक्टर्स आर यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड इन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, डिसइंटीग्रेशन एंड ट्रांसम्यूटेशन। अब जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में या तो रेडियो एक्टिव डिके होगा या फिर ट्रांसम्यूटेशन या तत्वांतरण होगा, तो इन अभिक्रियाओं के अंदर कितने पार्टिकल्स निकले, कितनी एनर्जी निकली, इनको डिटेक्ट और रिकॉर्ड किया जाता है। डिटेक्टर्स ये जो एनर्जी और पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्टर्स कहलाते हैं। ये डिटेक्टर्स दो तरीके की कार्य प्रणाली पर आधारित होते हैं, बेस्ड ऑन आयन कलेक्शन मेथड, जिसमें आयंस बनते हों, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन लाइट एमिशन मेथड, जिसमें जो कि उत्सर्जित लाइट को डिटेक्ट करता है। एक डिटेक्टर होते हैं जो उत्सर्जित लाइट को डिटेक्ट करते हैं, एक वो डिटेक्टर्स होते हैं जो उत्सर्जित आयनों को डिटेक्ट करते हैं। जो उत्सर्जित आयनों को डिटेक्ट करते हैं उनको हम प्रोपोर्शनल काउंटर या फिर गाइगर मूलर काउंटर कहते हैं। जो कि जो लाइट एमिशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंटलेशन काउंटर्स। अब गाइगर मूलर काउंटर्स के मेन फीचर क्या होते हैं? गाइगर मूलर काउंटर्स यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्फा, बीटा, गामा रेज, प्रोटॉन्स एट्सेट्रा। गाइगर मूलर काउंटर से हम क्या क्या चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं? इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल को, बीटा पार्टिकल को, गामा को,
गामा रेज को एंड प्रोटॉन्स को। गैस एम्प्लीफिकेशन प्रोड्यूसेस बिलियंस ऑफ आयन पेयर्स आफ्टर एन इंटरेक्शन, और इसके अंदर बहुत सारे आयन पेयर इंटरेक्शन या अंतरक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। द ओनली डिफरेंस विद अ प्रोपोर्शनल काउंटर इज ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। और जो आयंस मेथड है इस पे हमने अभी देखा था कि दो होते हैं बेस्ड ऑन आयन कलेक्शन मेथड पे, एक तो प्रोपोर्शनल काउंटर और दूसरा होता है गाइगर मूलर काउंटर। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस सिर्फ किस वोल्टेज पर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 800 to 2000 volts and works on the pulse method, the pulse mode। अब इस गाइगर मूलर काउंटर में की संरचना किस तरीके से होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ए मेटेलिक ट्यूब विथ थिन वायर, एनोड in center, wall of the tube works as a cathode. Tube is usually filled with noble gas at low pressure with some additives as quenchers, carbon dioxide, methane, isobutane, etc. Charged particles in the gas, ionization, and then electrons liberated. Electron accelerated in electric field liberate other electrons by ionization, which in turn are accelerated and ionized. Quenching is the process of terminating the discharge after each detection. The time taken for this is known as dead time of the counter. अब इसकी संरचना किस तरीके से होती है। गाइगर मूलर काउंटर में रेडियो एक्टिव पदार्थों की पहचान व उनका मापन जैसे अल्फा बीटा और गामा किरणों का गैस के आयनीकरण करके किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक बेलनाकार तांबे या निकल की एक सिलेंडर होता है जो एक तरफ से अभ्रक की चादर से बंद रहता है। सिलेंडर के बीच में एक महीन टंगस्टन का वायर होता है जिसको सिलेंडर से विद्युत रोधी बना देते हैं। ये जो वायर होता है ये एनोड का काम करता है और इसे लगभग 1500 वोल्टेज पे रखा जाता है। तांबे का जो सिलेंडर होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा। सिलेंडर में आयनित होने वाली अक्रिय गैसें जैसे ऑर्गन या अल्कोहल की वाष्प 2 से 10 सेंटीमीटर पारे के दाब पर भरी जाती है। जिस पदार्थ की भी हमको रेडियो एक्टिवता ज्ञात करनी होती है उसको हम इस ट्यूब में रख देते हैं। जब पदार्थ से अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें सिलेंडर में प्रवेश करती है तो अंदर की गैस आयनित हो जाती है, और गैस जब आयनित होगी तो उसमें से क्या निकलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। जब ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो जो नियॉन ट्यूब इसमें लगी होती है वो चमकने लगती है, और विद्युत धारा के जो भी इसका मेज़रमेंट है इसको आर जो रिकॉर्डर होता है उसमें नोट कर लेते हैं। जिस पदार्थ के लिए ज़्यादा काउंट्स रिकॉर्डर में प्राप्त होते हैं उसकी रेडियो एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब देखिए इसमें अपन और भी देख लेते हैं। ये पूरा एक हमारे पास सिलेंडर होता है, ठीक है। ये जो सिलेंडर है हमारा ये कैथोड की तरह काम करेगा, और इसमें बीच में ये जो टंगस्टन का वायर लगाया हुआ है ये एनोड की तरह काम करेगा। इसमें हमने मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड इथाइल अल्कोहल अक्रिय गैस को हमने भर दिया है। जब अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल्स यहाँ पर आएंगे तो वो इस गैस को क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ये इसका फिर से डायग्राम देखिए। ये पूरा एक हमारे पास सिलेंडर है। ये सिलेंडर कैथोड की तरह काम करेगा। इसके बीच में ये जो टंगस्टन का वायर लगा हुआ है ये एनोड की तरह काम करेगा। इनपुट विंडो से हम अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स जाएंगे। ये पार्टिकल्स जा कर के इस गैस को क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे। आयोनाइज करते ही इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उससे विद्युत धारा प्रवाह होगी, और हम रिकॉर्डर आर से कितने काउंट्स आए इसको प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा जिसके काउंट्स जितने ज़्यादा आएंगे उसकी रेडियो एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब हमने जो हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसके ज़्यादातर टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे कोई भी टॉपिक उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।